भारत में हर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बट कुछ गलतियां जो कि वो इनिशियल लेवल पर ही करते हैं। और हमने भी 3 बिजनेस स्टार्ट किए थे, जिसमें से पहला बिजनेस जिसमें हमने गलती की थी, इस कारण से हम पूरी तरह से फेल हुए थे। और वहां से कुछ लर्निंग जो कि हमें सीखने को मिली थी, और इस वीडियो के माध्यम से वही 12 लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशाल परमार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम जानेंगे वो 12 लर्निंग जो कि हमने अपने पहले बिजनेस से सीखी थी, और ये आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने या आप पहले से यदि बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को सुधारने में मदद करेगा। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर और करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला, पार्टनरशिप। हम 4 सीए ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था, और मुझे लगता है कि वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि जब भी कोई बिजनेस रन किया जाता है तो उसके लिए अलग अलग स्किल सेट की ज़रूरत होती है, जैसे अकाउंट्स की, मैनेजमेंट की, सेल्स, मार्केटिंग, ऐसी कई स्किल्स हैं जिनकी अपने को ज़रूरत होती है। और वैसे ही हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, चारों अकाउंट्स के एक्सपर्ट थे, बट किसी को भी सेल्स मार्केटिंग का ज्ञान नहीं था। और आपको पता है कि जब कोई बिजनेस रन करता है और उसको ग्रो करना है तो सेल्स मार्केटिंग की स्किल होना कंपलसरी है। हर कोई अकाउंट्स में एक्सपर्ट था, तो अकाउंट्स के वर्क तो हर कोई करता था, बट कोई भी सेल्स मार्केटिंग इनके काम में जाना नहीं चाहता था, जो कि अमूमन सबके साथ होता है। सभी वही काम प्रेफर करते हैं जो वो पहले से करते आए हैं। ये बात हमें समझ आ गई थी कि इस कारण से हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा, बट हम किसी भी फ्रेंड से ये नहीं कह पा रहे थे कि आप निकल जाओ, क्योंकि सभी फ्रेंड थे, सभी को अपने पहले बिजनेस से खासी एक्सपेक्टेशन थी। इस कारण से हमारा लॉस बढ़ता जा रहा था। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपको यदि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करना है, जहां पर आपको सॉफ्टवेयर बिल्ड करना आता है, और यदि आपके सभी पार्टनर सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में एक्सपर्ट हैं, बाकी किसी को भी सेल्स मार्केटिंग का ज्ञान नहीं है, तो उस केस में आपका बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो नहीं हो पाएगा और हो सकता है कि वो फेल हो जाए। बट वहीं यदि एक आप सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट हैं बिल्ड करने में, दूसरा जो कि सेल्स करने में एक्सपर्ट है, मार्केटिंग करने में आपका थर्ड पार्टनर एक्सपर्ट है, कोई जो कि आईटी के काम संभालने में एक्सपर्ट है, तो आपका बिजनेस उतनी ही तेज गति से ग्रो होगा। इसका मेन रीजन ये रहेगा कि आपके बिजनेस में जो भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप आसानी से एक दूसरे के बीच डिवाइड कर पाएंगे, जो कि हमारे साथ नहीं हो पा रहा था क्योंकि सभी अकाउंट्स के एक्सपर्ट थे। और दूसरा है, यदि आप अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आप एक दूसरे के काम में कमी निकालना बंद कर देंगे। जैसा कि हमारे साथ हो रहा था, सभी अकाउंट्स के एक्सपर्ट थे, तो यदि एक दूसरा काम भी करता था तो उसके काम को यदि चेक करते थे तो उसमें कमियां निकाल देते थे, क्योंकि सभी उसी फील्ड के एक्सपर्ट थे। तो इससे की लर्निंग जो हमें सीखने की मिली वो ये है, यदि एक ग्रोइंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो यदि आपके सभी पार्टनर सेम बैकग्राउंड से है, उससे बेहतर है कि सभी अलग अलग बैकग्राउंड से हो, क्योंकि बिजनेस के लिए अलग अलग स्किल सेट की ज़रूरत होती है। और यदि सब अलग अलग स्किल सेट के एक्सपर्ट होंगे तो उस केस में सेल्स वाला सेल्स में यदि आपको कोई किसी को हायर करना है तो आसानी से हायर कर सकेगा, वो कैंडिडेट को पहचान सकेगा कि कौन सा सही कैंडिडेट है, और उसको कितना अमाउंट देना है वो भी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएगा। मार्केटिंग वाला मार्केटिंग पर्सन को आसानी से हायर कर पाएगा, अकाउंट्स वाला अकाउंट्स वाले को हायर कर पाएगा। तो जितना डिफरेंट बैकग्राउंड रहेगा पार्टनर का, उतना ही बेहतर होगा बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दूसरा यहाँ से की लर्निंग था, आप बेहतर फ्रेंड हो सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि आप बेहतर बिजनेस में पार्टनर भी साबित हो। तो इसके लिए आपके बेहतर आपका अच्छा फ्रेंड कोई हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि वो बिजनेस में भी आपका अच्छा पार्टनर हो। तो पार्टनर को सोच समझ कर ही सिलेक्ट करना चाहिए। फिर आगे हमने गलती की, हमने कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया नहीं कि किस हिसाब से हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे। सब कुछ अजम्पशन के बेसिस पे चल रहा था कि कौन कौन सा काम करेगा, उसका डिवाइडेशन भी पहले से डिसाइड नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे बिजनेस करेंगे वैसे वैसे हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन कौन सा काम करने वाला है, और सबको ऐसा लग रहा था कि प्रॉफिट की शेयरिंग 50-50% या हम कहें सब में इक्वल रहने वाली है। इससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट होना स्टार्ट हो गई और हमें अपना वो बिजनेस क्लोज करना पड़ा। उससे ये हमें बात समझ आ गई थी कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए। यदि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांस कम हो जाएंगे। सबको पहले से ही क्लियर होगा कि उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाले हैं, कितना प्रॉफिट जो उनके साथ शेयर किया जाएगा। तो यहाँ एक दूसरे के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो। जब आप रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है
तो आपके बिजनेस को ग्रो करने में उतना ही वो सक्सेसफुल होने में उतना ही मदद करता है। यहाँ पर हमारे एक फ्रेंड ने भी उसकी कहानी शेयर की। एक्चुअली वो बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे थे। उन्होंने जो बिल्डिंग ली थी, रेंट पर ली थी, वहाँ के लैंडलॉर्ड वहाँ पर वो पिछले 3 साल से काम कर रहे थे और वहाँ का लैंडलॉर्ड उसके साथ उन्होंने कुछ प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया था। तो उन्होंने उनको अपना जो भी प्रमाइसेस है वो खाली करने को बोला। उनको मात्र 2 महीने का टाइम दिया गया और इसी दौरान उन्होंने वहाँ जो भी रेंट पर लिया था उसको वेकेट किया। बट उसके बाद उन्हीं के लैंडलॉर्ड ने वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, इनके 20% जो कस्टमर थे जिनको बस केवल ये पता था कि यहाँ पर ये बिजनेस करते हैं, वो वहाँ से शिफ्ट होकर उनके पास चले गए और उन्होंने इनिशियल लेवल पर उनको डिस्काउंट भी दिया। इस कारण से उनका 10 से 20% के समथिंग बिजनेस का लॉस हुआ। और वहीं यदि वो पहले से ही रिटर्न एग्रीमेंट करते कि नॉर्मल जो नोटिस पीरियड है वो 6 महीने का रहेगा, साथ ही बिजनेस जब वो क्लोज करेंगे यहाँ से तो 6 महीने तक लैंडलॉर्ड ये उसको नहीं दे सकता जगह जो कि बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या खुद ही यहाँ बिजनेस नहीं रन कर पाएंगे। तो इससे उनका बिजनेस को जो क्षति पहुंची वो नहीं होती। तो ये तीनों बातों का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। दूसरा था, हम अपने पहले बिजनेस में हर किसी से एडवाइस लेते थे, जो कि हमारी दूसरी मिस्टेक थी और दूसरी लर्निंग थी। क्योंकि जब भी आप किसी से बिजनेस में एडवाइस लेते हैं तो ये ज़रूरी है कि वो आपके लिए वैल्यूएबल हो। यदि आप हर किसी से बिजनेस एडवाइस लेना स्टार्ट कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका ओपिनियन होता है, और ये गलती हमने की। हमने बिजनेस स्टार्ट किया बट बिजनेस मैन से राय लेने की जगह हमने हर किसी से राय लेना स्टार्ट किया। हमारा एक दोस्त भी था जिसके पिताजी पहले से बिजनेस मैन थे, और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि बिजनेस रन करो, यहाँ पे आप गलतियां करोगे, हो सकता है ये बिजनेस आपका सक्सेसफुल हो या फेल हो, बट यहाँ से जो भी लर्निंग होगी वो आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी, जिसे आप आगे कभी नहीं करोगे। तो वो मिस्टेक हमने वहाँ से सीखी कि यदि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो केवल उन्हीं से आप एडवाइस लें जो कि या तो बिजनेस स्टार्ट कर चुका हो, चाहे उसका छोटा बिजनेस रहा हो, बड़ा बिजनेस रहा हो, उसमें फेल हुआ हो या सक्सेसफुल रहा हो। ज़रूरी है कि उन्होंने बिजनेस रन किया हो, क्योंकि वहीं से हमें ओपिनियन जो मिलेंगे, जो सजेशन मिलेंगे वो काम के होंगे। यहाँ पर हम दूसरा भी देखते हैं कि कई बार कुछ बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो बड़े पायदान पर पहुंच जाते हैं, बट जब हम उनसे उनकी स्ट्रेटेजी पूछते हैं तो उनकी करंट स्ट्रेटेजी हमारे काम की नहीं रहती। उन्होंने उस दौरान जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, अपना इनिशियल बिजनेस रन कर रहे थे, तब उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की, किन बातों का ध्यान रखा, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हमारा फोकस यही रहता है जब भी हम किसी से एडवाइस लेते हैं कि यदि उनको हमारे पायदान पे रखा जाए तो उस समय उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की थी जिस कारण से वो इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड कर सके। थर्ड था, डू नॉट हैव प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट, जो कि हमारी थर्ड लर्निंग थी। हमने अपने रिलेटिव्स और रिलेटिव के फ्रेंड्स को ही रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि हमारी थर्ड लर्निंग थी। इसमें हमने बिना क्वालिफिकेशन चेक किए और बिना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करे रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, जैसा कि हम अपने पहले बिजनेस में करते हैं। हमने सोचा था कि एक बार रिक्रूटमेंट हो जाए उसके बाद उनको काम सिखा देंगे और फिर वो उस काम को आसानी से कर पाएंगे, बट हुआ इसका बिल्कुल अपोजिट। हमने 5 लोगों को एज ए एम्प्लॉय रिक्रूट किया, उनको 2 महीने तक हमने सिखाया, बल्कि 6 महीने तक हम केवल सिखाते ही रहे, और 6 महीने बाद भी वो काम जो उन्हें अलोकेट किया गया था वो सही से नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद भी हमें ही उनका काम करना पड़ रहा था और साथ ही उनको पूरी सैलरी भी देना पड़ रहा था। और हम उनसे ये भी नहीं कर सकते थे कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएं। रीज़न बीइंग क्योंकि वो रिलेटिव और रिलेटिव के फ्रेंड थे, इस कारण से हमें सैलरी भी देना पड़ रहा था और ना ही वो उनका काम प्रॉपर तरह से कर पा रहे थे, और हम अपने बिजनेस में भी ग्रो नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनका काम हमें करना पड़ रहा था। तो इससे की लर्निंग जो हमें सीखने को मिली, पहला था कि किसी भी एम्प्लॉय को यदि हायर करना है तो पहले डिसाइड कर लें कि एक्चुअली आप उससे क्या काम करवाना चाहते हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना वाली है, और उसका क्वालिफिकेशन भी पहले ही डिसाइड करें, उसके बाद रिक्रूटमेंट स्टार्ट करें। दूसरा था कि कोई भी एम्प्लॉय हायर करें तो एटलीस्ट उसको 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड पर रखें, जैसा कि एमएनसी कंपनी रखती है 6 महीने तक, जिसमें कि पहले 2 महीने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद 4 महीने उनसे काम कराया जाता है। यदि वो 6 महीने तक अपने काम को नहीं समझे
तो उनको टाटा बाय बाय करने के लिए बोल दिया जाता है। ये हो सकता है थोड़ा टफ टास्क हो, बट यदि ऐसे एम्प्लॉय जो कि 6 महीने तक अपने काम को ना समझे और अपने काम को आसानी से ना कर पाए और सीनियर उनके काम को करे, तो उससे बेहतर है कि किसी अन्य एम्प्लॉय को हायर किया जाए, भले उसके लिए थोड़ा अमाउंट ज़्यादा देना पड़े। तो ये रिक्रूटमेंट में हमने जाना कि एक प्रोसेस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन डिसाइड होना चाहिए, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होना चाहिए। रिलेटिव को प्रेफरेंस देने की जगह आपको क्वालिफिकेशन को प्रेफरेंस देना होना चाहिए यदि बिजनेस को ग्रो करना है तो। नहीं तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो जाएगा जिसमें आपके पूरे रिलेटिव होंगे जिनसे कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा, बट आपको उनको पैसे देने होंगे और कुछ टाइम बाद बिजनेस पूरी तरह से फेलियर हो जाएगा। फोर्थ था डू मार्केटिंग बिफोर स्टार्ट बिजनेस। ये हमारी बेस्ट लर्निंग थी। जब हमने पहला बिजनेस स्टार्ट किया था तब हमें ऐसा लग रहा था कि यदि हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही लोगों को बताना स्टार्ट करेंगे कि हम बिजनेस करने वाले हैं, और यदि हमने नहीं किया तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग अलग अलग बात करेंगे और नेगेटिव कमेंट भी हमें मिल सकती है। इस कारण से हमने किसी के साथ नहीं शेयर किया। बट बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी हमने 3 महीने बाद मार्केटिंग स्टार्ट की थी, और इस कारण से क्या हुआ कि हमारे पहले तो क्लाइंट बनना स्टार्ट नहीं हुए, और जब मार्केटिंग स्टार्ट की तब क्लाइंट बनना स्टार्ट हुए, बट वो भी बहुत छोटे। कभी कभी तो केवल क्वेरी करते थे, अपनी कुछ प्रॉब्लम लेकर आते थे, बट हमारे क्लाइंट नहीं बनते थे। तो ये इससे सीखने को मिला कि यदि बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के 6 महीने पहले ही आप मार्केटिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही कस्टमर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, लोगों को ये बात समझने आने वाले लग जाएगी कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर आपका बड़ा अमाउंट स्टार्टिंग में मार्केटिंग पे स्पेंड होना चाहिए, क्योंकि आपको मार्केटिंग से ही लीड मिलेगी जो कि सेल्स में कन्वर्ट होगी। आप चाहे कितना भी बड़ा ऑफिस खोल ले, यदि कस्टमर ही वहाँ पर नहीं आएंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलता। और ये हमारे यहाँ से सीखने को मिल गया था कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पहले मार्केटिंग में होना चाहिए, वहाँ से आपको लीड मिलेगी और साथ में ये भी समझ आएगा कि आपका बिजनेस आइडिया सही है या नहीं, और जो कस्टमर आप उस जगह पर ढूंढ रहे हैं वो कस्टमर आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं या नहीं। तो ये कुछ यहाँ से हमें सीखने को मिला। 5वां था डू बजटिंग। हमने 2 लाख के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कि 2 लाख हम इस बिजनेस में झोंक देंगे, या तो फेल हो या सक्सेसफुल हो। बट हमने पहले डिसाइड नहीं किया था कि इस 2 लाख को कैसे डिवाइड करेंगे। इस कारण से हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट था वो फर्नीचर, प्रमाइस को रेंट पे लेने और एम्प्लॉय को हायर करने में चला गया। अप्रोक्स 1.5 लाख के समथिंग हमने इस पे खर्च किया, बट जब हमें समझ आया तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। और वैसा ही हमारे बिजनेस में होता है, जब हम पहला बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि परफेक्ट सब कुछ हो, हमारा प्रमाइसेस भी बेहतरीन हो, हमारे फर्नीचर भी बहुत अच्छे हो, ताकि कस्टमर आए तो उनको वेल फीलिंग महसूस हो। और यहाँ से हमें कुछ की लर्निंग जो सीखने को मिली थी कि जो भी अमाउंट आप अपने बिजनेस पर स्पेंड करना चाहते हैं उसका पहले बजट बना लें कि आप इसमें से कितना फर्नीचर पर खर्च करेंगे, कितना एम्प्लॉय को हायर करने पे करेंगे, कितना अमाउंट है जो कि आप फिक्स असेट पर खर्च करने वाले हैं। और यहाँ से ये बात भी सीखने को मिली कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फिक्स असेट उन पर होना चाहिए जो कि कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करे, मतलब कस्टमर को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो ज़रूरी हो, ना कि उन पे जो केवल लग्जरी हो। और यहाँ से एक और बात सामने आई कि आपके कस्टमर स्टार्टिंग के 6 मंथ तक बनना स्टार्ट नहीं होंगे। 6 मंथ तक तो आपको रिजर्व लेके रखना पड़ेगा। 6 मंथ तक आपके जो क्लाइंट बनेंगे वो भी छोटे मोटे, और नेक्स्ट 3 साल तक आपके जो क्लाइंट बनने वाले हैं वो भी छोटे बनने वाले हैं। तो ऐसा दिखावा ना करें, पहले आप छोटा प्रमाइसिस ही रखें और वहाँ से स्टार्ट करें। और छोटे छोटे क्लाइंट जब बनेंगे और बड़े ऑर्गेनाइजेशन जब ही आएंगे जब वो 5 साल का आपका एटलीस्ट ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे। तो उससे बेहतर है कि कम से कम उन चीज़ों पर खर्च करें जो कि केवल लग्जरी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों पर खर्च किया जाए जो कि कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करे और आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूरी हो, साथ ही मार्केटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो। तो ये हमारी 5th लर्निंग थी। अब आते हैं 6th लर्निंग पे, और मुझे लगता है कि ये सब अपने पहले बिजनेस में गलती करते हैं। हमने जब अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया था तो हम जो सर्विस देने वाले थे उसका प्राइस बिजनेस के स्टार्ट करने से पहले डिसाइड नहीं किया था। इस कारण से कंफ्यूजन था। कभी हम उनसे कस्टमर से बहुत कम पैसे चार्ज करते थे और कभी कभी ऐसा अमाउंट कोट कर देते जिस कारण से कस्टमर हमारे पास आते नहीं थे।
ऐसा ही आगे चलता गया और हमारे जो पहले कस्टमर थे वो हमारे रिलेटिव्स और रिलेटिव्स के फ्रेंड्स थे। तो हमने एक बड़ी भूल की, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो फ्री में सर्विस देना स्टार्ट कर दिया। हमें लगा कि ये तो हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव हैं तो इनको पहले फ्री में ही सर्विस देना चाहिए, बट ये हमारी मिस्टेक थी, क्योंकि यदि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में यदि पैसा नहीं आएगा तो आप लॉस मेकिंग कंपनी बनना स्टार्ट हो जाएंगे और बाद में अपने को बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा। और यही हमने सबसे बड़ी भूल की, पहले फ्री में उनको सर्विस देना स्टार्ट किया। उससे उनकी एक्सपेक्टेशन भी यही बढ़ गई थी कि फ्री में ही हमें सर्विस मिलना वाली है। इसमें उनकी कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि इसका कितना अमाउंट हुआ, बट हमारे तरफ से गलती थी कि हम फ्री में वो काम करके दे रहे थे। उसकी जगह एक रीजनेबल अमाउंट हमें सभी से चार्ज करना था। और यहाँ से हमें सीखने को मिला कि यदि बिजनेस को आगे ग्रो करना है तो कोई भी हो, आपका रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, उनसे रीजनेबल अमाउंट आपको चार्ज करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि यदि आपके बिजनेस में इनकम ही नहीं होगी, पैसे का फ्लो आपके बिजनेस में होगा ही नहीं, तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा और आपको फेल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि फेलियर होने से बेहतर है कि एक रीजनेबल अमाउंट सभी से चार्ज किया जाए, पहले ही डिसाइड कर लिया जाए कितना अमाउंट आप चार्ज करेंगे। आपके आसपास के कंपटीशन को देखते हुए आप कहाँ पर सर्विस दे रहे हैं उसके हिसाब से, और अनरीजनेबल अमाउंट किसी से भी चार्ज ना किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम कहीं जगह पर ऐसे जाते हैं जहां पर हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव बिजनेस स्टार्ट करते हैं और एक ऐसा अनरीजनेबल अमाउंट हमसे चार्ज करते हैं जिसका हम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है या आपके जो भी कस्टमर बनते हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और रीजनेबल अमाउंट चार्ज करना सही है, फ्री देना उतना ही गलत है, बट अनरीजनेबल फीस कोट करना भी उतना ही गलत है। तो ये 6 लर्निंग जो कि हम अपने पहले बिजनेस से सीखे थे, उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी। 6 लर्निंग और हैं जो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, जो इनसे भी बेहतर होगी, बट वो तभी होगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे और कम से कम 500 व्यू तक इस वीडियो को पहुंचा देंगे। क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें लगभग 3 दिन का समय लगता है। तो ये आपकी जवाबदारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें